घर में दो बहुएं थी, रचना और प्रिया। दोनों ही अपने अपने तरीके से समझदार और मॉडर्न थी, लेकिन उनके लिए अब घर गृहस्थी से ज्यादा जरूरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाहर घूमना हो गया था। पहले पहले जब आई थी तो सास कमला देवी से बातें करती थी, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब सब बदल गया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहती, रात को देर तक मोबाइल पर लगी रहती, कभी रील बनाती, कभी वीडियो देखती, और सुबह का अलार्म तो हमेशा फेल हो जाता। एक दिन सुबह घड़ी में 9 बजने को थे और रसोई ठंडी पड़ी थी। बेटा नाश्ता बना लोगे? टाइम निकल जाएगा तो सीधे खाने का ही टाइम हो जाएगा। प्रिया तुम बना लो आज, कल तो मैंने बनाया था। और कल से पहले 2 दिन तो मैंने बनाया था ना। वैसे भी सुबह इतनी जल्दी उठकर क्या मिलेगा, 9 साढ़े 9 भी तो सुबह ही होता है। लेकिन बहू आदत अच्छी नहीं है देर से उठने की, घर में सबको टाइम पर खाना नाश्ता मिलना चाहिए ना। माँ जी अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, हम लोग फटाफट से नाश्ता बना लेंगे। आप तो रोज सुबह हम दोनों के पीछे पड़ जाती हैं। वही तो, माँ जी को ना छोटी छोटी बातों पर कचकच करने की आदत पड़ गई है। वैसे भी माँ जी आपके बच्चों को ऑफिस 11:30 बजे निकलना होता है, कौन सा दूर है आपके बच्चों का ऑफिस? और आप एक ऐसे करती है जैसे सुबह सुबह की 6 बजे उन्हें कहीं की ट्रेन पकड़नी है। बहू तुम लोग कभी भी सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं देती हो, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। अरे सासू माँ आप भी तो एक ही चीज के पीछे बार बार पड़ जाती हो, तो कौन परेशान नहीं होगा? हम क्या महान से महान बहुरानी भी परेशान हो जाएगी आपके व्यवहार से। पहले तो कमला देवी थोड़ा बहुत समझाती थी, लेकिन अब तो चुप रहना ही बेहतर समझती थी, इसलिए वो अपनी बहुओं को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पुराना प्रोग्राम देखने लगती है। तभी अमित और रोहित बाहर आ गए। अरे नाश्ता नहीं बना क्या? हाँ बन गया है, और आपकी माँ जी को समझाओ, सुबह सुबह इतना टेंशन लेती है और हम दोनों का ना दिमाग खराब कर देती है। अरे लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से पास्ता बनाया, 2 दिन पहले भी तुम लोगों ने नाश्ते में हमें पास्ता ही दिया था। तो क्या हो गया, कौन सा मैदा वाला पास्ता है? सूजी वाला पास्ता है, ये महंगा वाला पास्ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा आप दोनों के पेट को। हाँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ता ब्रांडेड है या कैसा है, मुझे तो घर का खाना खाना था। अरे हो गया रोहित, अब तू भी क्यों माँ की तरह कचकच कर रहा है। चल अब जल्दी से टिफिन बैग में डाल और चल, नहीं तो बॉस हम दोनों का जीना मुश्किल कर देगा। इसके बाद दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और तभी एक शाम को मोहल्ले में कीर्तन था। कमला देवी को वहां जाना था। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी अलमीरा से निकाली और बस उसे प्रेस करना बाकी था। रचना बेटा जरा ये साड़ी तो प्रेस कर दो। अभी टाइम नहीं है माँ जी, जैसी है वैसी पहन लीजिए, प्रेस करने में क्या रखा है। अरे बेटा कीर्तन में तो अच्छे से जाना चाहिए ना, तो मुझे भी तो तैयार होना है ना, प्रिया के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। तब भी प्रिया तैयार होकर बाहर आई और दोनों देवरानी जेठानी निकल गई। वहीं कमला देवी साड़ी हाथ में पकड़े उनकी तरफ देखती रही, फिर चुपचाप प्रेस करने लगी। जब कमला देवी कीर्तन से लौटी तो घर का नजारा वही था, सोफे पर रचना और प्रिया मोबाइल स्क्रीन पर हंसते खिलखिलाते हुए। ये देखो प्रिया कितना फनी वीडियो है। अरे वाह, इसे मैं भी पोस्ट करूंगी। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी हमने बाहर ही खा लिया था। फ्रिज में सब्जी रखी, आप खा लेना, वैसे भी अभी थक गई होंगे ना आप। पहले के दिनों में बहुएं इंतजार करती कि माँ जी साथ में बैठकर खाएं, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। कमला देवी अपने कमरे में चली गई, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। वो सोच रही थी कि बहुएं बुरी नहीं है, बस अब उनका ध्यान कहीं और ज्यादा है। तो इसके अगले दिन बहुएं फिर सुबह देर से उठी। इस बार कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, खुद ही चाय बनाई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रसोई में बर्तन धुले पड़े थे। प्रिया आज बर्तन तू धो ले। क्यों, कल किया था ना मैंने। अरे कल मैंने किया था, तू भूल रही है। दोनों में बहस होती है लेकिन कोई काम नहीं करता। दोनों की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए नए पोस्ट रोज आते थे, महंगे कैफे, मॉल में शॉपिंग और बाहर खाने की तस्वीरें अक्सर इन दोनों बहुओं की प्रोफाइल में दिख जाया करती थी। वहीं इस वक्त कमला देवी अपने बेटे के दिए हुए नए स्मार्टफोन में उन दोनों की ही पोस्ट देख रही थी कि तभी दोनों की तुत्तू मैं सुनकर वो जल्दी से बाहर आती है। अरे तुम दोनों को पोस्ट करने का तो टाइम मिल जाता है, मोबाइल चलाने का भी टाइम है, लेकिन काम करते वक्त एक दूसरे के ऊपर डाल देती हो। माँ जी आपको हमारी प्रोफाइल से कितनी प्रॉब्लम है, साफ दिख रहा है। सच में? अरे हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि रोज रोज एक ही काम करते रहे। हम भी तो बोर होते हैं और हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, शौक है, क्या हमें उन्हें पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है माँ जी? तुम दोनों को तो कुछ भी कहो तो दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाती हो। पता नहीं तुम दोनों इतना कैसे बदल गई।
खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ दीवार में सर मार रही हूँ। कमला अपने कमरे में वापस चली जाती है। घर में कपड़े गंदे होते जा रहे थे, धुलने की मशीन खाली पड़ी थी, प्रेस करने की तो बात ही छोड़ो, दोनों पति भी बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगे थे। अमित बेटा, कमीज तो प्रेस करवा लेता, देख कितना बेकार लग रहा है। अब तेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा भी झुकती है तो कमर में दर्द होने लगता है, वरना बेटा मैं ही कर देती। अरे कोई बात नहीं माँ, आप ना बेवजह इतना सोचती हो और अपने दिमाग में इतना जोर डालती रहती हो। कितनी बार कहा है माँ, जरा चिल रहा करो। ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब माँ कि आप जरा थोड़ा बेफिक्र रहा करो और छोटी छोटी बातों पर इतना सोचा मत करो। अच्छा माँ, आज हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो हम लोग चलते हैं, बाय। देखो आज मेरा जन्मदिन है और ये बात ये लोग बड़े आराम से भूल गए। देख कमला, तेरे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी तू अकेली है। बेटों के जवाब साफ थे, उन्हें बहुओं से झगड़ने का समय नहीं था। वो दोनों तो बस ऑफिस का काम और मीटिंग्स में ही उलझे रहते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे आलस घर में फैलने लगा और सुबह का नाश्ता भी बंद हो गया। तभी अगली सुबह, बेटा अमित और रोहित का नाश्ता तो बना लो। माँ जी, अब सब बाहर से मंगवा लेते हम लोग। हाँ सासू माँ, ऑफिस में टिफिन सिस्टम है, वही खा लेंगे। इसी शाम को, प्रिया ये देखो, इस शॉपिंग मॉल में सेल लगी है, चलते हैं आज। वाह अच्छा है, मुझे ना नई सैंडल भी लेनी है। थोड़ी देर बाद कमला देवी भी बाजार से आती है। बहुत सुनो तो, मैं अभी भी ना बाजार से ये साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे माँ जी, आपकी सारी साड़ियाँ एक जैसी होती है। अच्छा है माँ जी। अच्छा हम दोनों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ठीक है, हम आकर आपसे बात करते हैं। अरे प्रिया तैयार हो गई कि नहीं? हाँ आ गई, चलिए जेठानी जी। दोनों तैयार होकर हंसते बतियाते निकल गए। घर फिर से सूना हो गया। इसके आधे घंटे बाद वहां मोहल्ले की रमा दीदी कमला से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारी तो मौज होगी, दो बहुएं हैं, सारा काम बांट लेती होगी। हाँ बांट लेती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर। क्या मतलब? मतलब काम होता ही नहीं है। क्या? और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ रमा, सच में घर में अब कोई समय पर खाना नहीं खाता, कपड़े प्रेस नहीं होते, नाश्ता नहीं बनता। लेकिन अगर एक चीज इस घर में नहीं रुकी थी तो वो थी इन दोनों बहुओं की मस्ती। खैर, रात के समय कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते उनकी नजर एक नए विज्ञापन पर जा रुकी। मोना एआई, आपका परफेक्ट होम असिस्टेंट, खाना बनाए, कपड़े धोए और आपके हर आदेश का पालन करे। अरे ये तो गजब की मशीन है। पीछे से अमित और रोहित कमरे में आते हैं। सुना अमित, रोहित, ये देखो कैसा है ये, मुझे कैसा रोबोट दिला दो ना जो मेरा सब कुछ माने। पानी लाने को कहूं तो पानी लाए, खाना बनाने को कहूं तो वो बना दे। माँ, घर में रचना और प्रिया है, इतना खर्चा क्यों करना? हाँ बहुएं तो है, पर काम के वक्त एक दूसरे पर डाल देती है। मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोने का वक्त नहीं है। अरे वो दोनों तो मुझसे सही से बात भी नहीं करती है। देखो तुम लोग हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे अपने मन की चलाने दो। मुझे ये रोबोट चाहिए तो चाहिए, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, तुम लोगों को दिलवाना है तो दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो बातें मत बनाओ। अरे माँ ठीक है देखते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप कल मेरे कमरे में ये रोबोट होना चाहिए। फिर क्या, अगले दिन एक बड़ा सा डिब्बा घर में आता है। बॉक्स खुलते ही चांदी जैसा रंग ली एक मशीन सामने खड़ी हो जाती है, जो थी मोना एआई। पूरी तरह मशीन, लेकिन चाल ढाल में हल्की सी इंसान जैसी झलक थी। अच्छा सुन, सबसे पहले पानी ला के दिखा बेटा। जी पानी ला रही हूँ। मोना एआई ने तुरंत ही टेबल पर पानी का ग्लास लाकर रख दिया, जिसे देखकर कमला देवी तो फूले नहीं समा रही थी। वाह, एकदम बढ़िया। थोड़ी देर बाद अमित और रोहित दोनों मिलकर इस मोना एआई रोबोट को अपनी माँ के कमरे में रख देते हैं। अच्छा, यह हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर, लेकिन गुलाबी साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वाह, फैशन में भी एक्सपर्ट है तू। हाँ। कमला देवी के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया था, इसलिए उसे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। मोना एआई अब कपड़े धो देती, रोटियां बना देती, चाय लेकर आ जाती, और तो और रात में अगर कमला देवी उठती तो मोना एआई पानी का ग्लास और तौलिया लेकर खड़ी हो जाती। तो मेरी सखी बन गई है रे, तेरे बिना तो अब मन ही नहीं लगता।
रचना और प्रिया खुश होती है कि माँ जी के जीवन में मोना एआई के आने के बाद अब उन्हें माँ जी की किचकिच सुननी नहीं पड़ती। लेकिन तभी, देख प्रिया, अब ये रोबोट हमारी जगह ले रहा है। अरे हमें तो छुट्टी मिल गई है ना, टेंशन काहे की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये छुट्टी स्थायी हो रही है। कमला देवी अब बहुओं से कम मोना एआई से ज्यादा बातें करने लगी थी। सुबह मोना एआई के साथ चाय, दोपहर को उसके साथ साड़ी और गहनों पर चर्चा, शाम को उसके साथ टीवी देखना, जैसे उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया हो। और तभी एक दिन, मम्मी जी आज मेरा बर्थडे है, तो आप केक काटते समय थोड़ी देर के लिए हॉल रूम में आ जाइएगा। हाँ, लेकिन केक काटते ही मैं अंदर चली जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में गाना सुनना है। बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मम्मी जी फोटो खिंचवा लीजिए। अरे नहीं, रहने दे, मोना एआई मेरा इंतजार कर रही होगी। रचना और प्रिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मम्मी जी को हमारे बर्थडे से ज्यादा उस मशीन में इंटरेस्ट है। हाँ, सोचा नहीं था कि एक रोबोट के यहाँ पर आ जाने से माँ जी इतना चेंज हो जाएंगी। बाप रे बाप। केक कटते ही कमला देवी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ये गाना सुन, कैसा लग रहा है? बहुत ही मधुर, बेस्ट। अच्छा, चाय बना दे। कुछ ही मिनटों में चाय आ गई। बहुएं दूर से देख रही थी और सोच रही थी अब घर में उनकी असली जगह खतरे में है। तभी अगले हफ्ते, मोना मेरे लिए चाय बना दो। मेरा प्रोग्राम केवल कमला देवी के आदेश पर काम करने के लिए है। क्या? वाह रोहित, तुमने देखा, ये रोबोट माँ जी की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अरे तो अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम लोग माँ जी से परेशान होती थी, अब तुम लोग परेशान तो नहीं हो रही हो। तुम लोग बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, और क्या। प्रिया और रचना को अपने पतियों की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी दोनों चुपचाप सुनती रही। तो वहीं बीते कुछ हफ्तों से घर का माहौल बदल गया था। रचना और प्रिया के चेहरों पर बेचैनी रहने लगी थी। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मम्मी जी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, पहले तो मजाक लग रहा था, पर अब सच में अजीब लगने लगा है। मम्मी जी को हमने इतना अकेला कर दिया कि वो एक मशीन को दोस्त मानने लगी। वहीं दोनों ने कई बार कोशिश की मम्मी जी के पास जाकर बात करने की। मम्मी जी चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। नहीं बेटा, मोना एआई ने बना दी है, तुम दोनों जाओ अपना काम करो। अरे तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, कैफे जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, यही तो उम्र है तुम लोगों की एंजॉय करने की। जाओ बच्चा, मैं तो अपनी मोना एआई के साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी जी चलिए ना, थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। कितने दिनों से आप घर के अंदर ही बैठी हैं। बाहर की हवा भी बदल जाती है, मन भी फ्रेश हो जाता है। कम से कम अपने घुटनों का तो ख्याल रखिए। रोज थोड़ी सी वॉक करेंगी ना तो दर्द भी कम होगा। मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे चलेंगी, कहीं जल्दी नहीं है। नहीं, अभी मन नहीं है, मैं और मोना टीवी देख रहा है। कमला देवी तो अब मोना एआई के साथ बहुत खुश थी, इसलिए अब वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिन गुजरते गए और इसी बीच एक खबर आई। कमला देवी का फोन बजता है। बेटा, कैसी है? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? सासू माँ रोज रोज मेरे पति के कान भरती है, कहती है मेरा किसी और के साथ अफेयर है। क्या? ये कैसी बात कर रही है वो औरत? हाँ माँ, और मेरा पति भी मुझ पर शक करने लगा है। छोटी छोटी बात पर झगड़ता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता मुझे, और ये सब मेरी सासू माँ की वजह से हो रहा है। अरे तो परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना। आप है माँ, पर दूर है, या मैं अकेली पड़ गई हूँ। कमला देवी का दिल भारी हो गया। उन्होंने फोन रखा, लेकिन मन में हलचल बनी रही। मोना, मुझे एक सलाह दे बेटा। कृपया सवाल स्पष्ट करें। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी सास उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं क्या करूं? आप उसे मेरे हाथ का बना हुआ समोसा और चाय खिला दीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं मोना, ये तो कैसी बातें कर रही है, जरा सही से मेरी परेशानी को समझ और उसका जवाब दे। कमला देवी मोना एआई से कई बार वो ही प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन उसे कोई सही जवाब मोना एआई से मिलता नहीं। तब मोना एआई लास्ट में कहती है, सॉरी, मैं घरेलू कामों के लिए प्रोग्राम्ड हूँ, पारिवारिक विवाद में सलाह नहीं दे सकती। जवाब सुनकर कमला देवी ने गहरी सांस ली। रोबोट उनके दुख को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। उफ, तुझसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तब वो अकेली बालकनी में बैठ गई, सोचती रही। पहले तो पड़ोस की औरतें आ जाती थी, बातें हो जाती थी, अब वो भी गांव चली गई है। इसके कुछ दिन बाद, मम्मी जी
आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। जेठानी जी, कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी कुछ उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही हैं। हाँ, लेकिन मम्मी जी बताई कहाँ रही है? मम्मी जी तो मोना एआई को बताएंगी सारी बातें। लेकिन हमें पूछना तो पड़ेगा ना, है तो हमारी ही सासू माँ। अब उनको ऐसी ही परेशानी में कैसे छोड़ सकते हैं? इसके बाद दोनों बहुएं बार बार कमला देवी से उसकी परेशानी के बारे में पूछती रहती हैं। अरे बच्चों, वो रेशमा है ना, उसके ससुराल में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते भला। इतना कहकर कमला देवी अपने कमरे में वापस चली जाती है। और तभी रात के समय कमला का पैर बाथरूम में फिसल जाता है। कमला के पास मोना एआई आती है। कमला को लगता है मोना उसे बचाने आई है। मोना। कमला की आंखें रोबोट की तरफ थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो पूछेगी क्या हुआ, चोट लगी, लेकिन मोना तो बस खड़ी थी। वो प्रोग्राम के बाहर की स्थिति को समझ नहीं पाई। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे माँ जी का शायद पैर फिसल गया है, जल्दी उठाओ इन्हें। दोनों ने मिलकर कमला देवी को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिया, डॉक्टर को कॉल लगा फटाफट। हाँ, लगा रही हूँ। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाई दी। बहुएं पास पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी। बेटा, तुम दोनों। माँ जी चुप रहिए, आराम कीजिए। अब हम आपके पास से हटेंगे नहीं। अगले कुछ दिनों बहुओं ने पूरा ध्यान रखा। खाना खिलाना, दवाई देना, कमरे की सफाई सब खुद किया। मोना एआई का यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं था। तभी एक सुबह, बेटा पानी पिलाओ। लीजिए मम्मी जी। मोना से भी तो कह सकती थी, लेकिन मोना मशीन है, तुम्हारी तरह प्यार से पानी नहीं दे सकती। बहुओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। रोबोट रोबोट होता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो इंसान की जगह नहीं ले सकता। कमरे में हल्की सी मुस्कान फैल गई। मोना एआई अब भी खड़ी थी। शर्मा निवास के बाहर खड़ा वर्मा जी का परिवार आपस में फुसफुसा रहा था। जाते ही लड़की की खूबसूरती देखकर उसके पैरों में मत पड़ जाना। तो याद रखना कि हमें तेरे लिए बीवी नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। घर से निकलकर यहाँ आने तक तुम ये बात 21वीं बार कह रही हो मम्मी। अरे बोल दिया ना भाई, नहीं गिरूंगा उसके पैरों पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी लार टपक रही है लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी, ये मत भूलो कि शादी करवाई जा रही है मेरी, मुझे करनी नहीं है। हाँ तो बस अंदर भी दिमाग में यही बात रखना कि तेरी शादी करवाई जा रही है। दरवाजे से अपने पति और बेटे के साथ सुषमा अंदर जाती है, जहां लड़की और परिवार वाले उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिराजी बिराजी। अरे नहीं जी, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। हमारा बेटा इतना होशियार है, 2 मिनट में एड्रेस ढूंढ लिया इसने फोन से निकाल के। तो बताइए सुरेश जी, क्या खातिर करूं मैं आपकी? अब तो हमें बस पानी पिला दीजिए। पानी क्यों? चाय नाश्ता 56 भोग सब खाइए आप तो। आज तो सब कुछ आप लोगों के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। शिल्पा, जरा बाहर आना बेटा, चाय नाश्ता लेकर। कांपती हुई हाथों में चाय का ट्रे पकड़े शिल्पा रसोई से बाहर आती है। खाना आती ही सुषमा और सुरेश खाने पर टूट पड़ते हैं। गुलाब जामुन नहीं है क्या नैना जी? अभी मंगवा देती हूँ भाभी, 2 मिनट दीजिए। लगता है मन से तैयारी नहीं की आप लोगों ने। खैर, जब तक गुलाब जामुन आ रहे हैं, निखिल तुम जाकर शिल्पा से बातें तो कर लो। वो क्या है ना बहन जी, दोनों खुद बातें कर ले तो अच्छा है, वरना बाद में कहा जाता है मम्मी तुमने जबरदस्ती शादी कर दी और हमारे पर बात आ जाती है। शिल्पा और निखिल बालकनी में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां निखिल शिल्पा से कहता है, मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरा घर संभाल ले शिल्पा जी। वो तो लड़की संभालेगी ही, पर आपकी उस लड़की से कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आपके साथ कैसी रहे कैसे नहीं? इन चीजों को सोचने के लिए मेरी माँ तो है ही शिल्पा जी। मुझे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को खुश रख सके, बस और कुछ नहीं। खास करके सभी के पेट का ख्याल रख सके। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इससे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इसे बीवी नहीं, काम वाली चाहिए। मैं मम्मी को मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। और शिल्पा यही करती है। वो अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देती है, पर अपनी बेटी की साइड ना लेकर नैना लड़के वालों की ही साइड लेती है। तू ना ये पढ़ाई का बुखार छोड़ दे। शादी के बाद कोई लड़का बीवी को नहीं पढ़ाता।
तू क्या सोच रही है? कोई राजकुमार आएगा क्या तेरे लिए जो ये गाना गाएगा? तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये ना पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में रोटी ही सबसे जरूरी होती है। शादी करके जाओ और अपना घर बसाओ। और शिल्पा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी निखिल से कर दी जाती है। बहू बनकर अपने सपनों का गला घोटकर शिल्पा अपने ससुराल में अपना मन लगाने की कोशिश करती है। ऐसे भी जीवन में तो कोई काम बचा नहीं है, तो खाना बनाकर इनका दिल ही खुश कर देती हूँ। शिल्पा छोले भटूरे बनाकर सभी को नाश्ते में परोसती है। खाना कैसा है निखिल जी? पहले मम्मी से पूछ लो। अरे मैं तो क्या बोलूं बेटा, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि नाश्ते में क्या बनेगा। इतना ज्यादा तेल है इन पूरियों में कि मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। पर मैंने पापा जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास तो छोले भटूरे खाती है, इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए। उम्र देख रही है अपने ससुर की, है 60 के ऊपर के है, कहाँ याद रहता है इन्हें कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और इस बार गलती ना हो इसलिए शिल्पा सीधा अपनी सास के पास चली जाती है और उनसे खाने के बारे में पूछती है। तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे सारा राशन मैं ही हजम कर लेती हूँ। अरे तेरी ननद है, तेरा देवर है, तेरा पति है, उनसे पूछ। बच्चे जो कहेंगे मैं तो वही खा लूंगी, मुझे ये सब सोचना नहीं आता। जी मम्मी जी। शिल्पा सबसे पहले अब अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उसकी फरमाइश पूछती है। पुलाव और दाल तड़का, और तड़के में घी की स्मेल आनी चाहिए, ऐसी कि मजा आ जाए। हाँ। शिल्पा अपनी ननद की बात एक नोटपैड में लिख लेती है और फिर जाती है अपने देवर के पास। तड़का और राइस तो बन ही रहा है, अब दम आलू बना लो भाभी और रोटियां सेक लेना, बस हो जाएगा। और तुम्हारे भैया, उनसे कैसे पूछूं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। हो तो ऑफिस पे कभी फोन उठाते ही नहीं। यही बना दो भाभी, इसी में भैया खुश हो जाएंगे। और दोपहर से ही शिल्पा रात के डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। सभी की बताए डिशेस का एक मेनू तैयार करके बिल्कुल वैसा ही खाना शिल्पा बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, जिसे सभी चाव से खाने लगते हैं। सभी की आंखों में चमक देखकर शिल्पा बस खुश हो ही रही थी कि उसका ससुर कहता है, इतना सब कुछ किया है बहू, तो गुलाब जामुन भी रख देते। हाँ, तो काम तो अच्छा करती है, पर काम करने के बाद ना सब किए कराए पर पानी फेर देती है। मैंने तुझे कहा था ना बहू कि बच्चों की पसंद का खाना बना लेना, और तूने वही किया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खुद का दिमाग भी नहीं चलाएगी। मतलब मैं जो कहूंगी बस उतना ही करेगी तू। सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और नोट पैड पर शिल्पा ये मेंशन कर देती है कि खाने के बाद गुलाब जामुन कंपलसरी है। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा अपनी बहू से रसोई में आकर कहती है, देख बहू, रोज तू हमें जो भी सुखाबासी देती है खाना हम खा लेते हैं, पर आज ना मेरी सहेलियां आने वाली है, उनके सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। आप बता दीजिए ना मुझे क्या क्या बनाना है मम्मी जी। स्टार्टर्स चला देना, बेबी कॉर्न और पनीर चिली ड्राई। मेन कोर्स में राइस और पीली दाल, रोटी, 2 सब्जी और मीठे में हलवा। बस बहुत हो गया। पर इतना सब बनाने के बाद मुझे दोपहर का खाना बनाने का वक्त नहीं मिलेगा मम्मी जी। तो बाकी सब क्या खाएंगे उनसे पूछ ले, हैं? मिला जुला करके परोस देना। शिल्पा इस बार कोई भूल नहीं करती और घर के एक एक मेंबर से मेनू डिस्कस करती है। हाँ भाभी, इतना काफी है, मैं तो यही खा लूंगी, मेरे लिए कुछ अलग से मत बनाना। मुझे भी चल जाएगा भाभी। पापा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल? अरे नहीं नहीं बहू, इतना कुछ बना रही है तो मैं वही खा लूंगा। सभी से कंफर्मेशन लेने के बाद शिल्पा पूरा खाना 4 घंटे लगाकर तैयार करती है और जैसे ही सुषमा की सहेलियां आती हैं, शिल्पा स्टार्टर सर्व करना शुरू करती है। ये बाहर से मंगवाया क्या बहू? नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो मैंने घर पर बनाया है, पर सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अरे जा, बाकी घर के मेंबर को भी सर्व कर दे। स्टार्टर तो सभी को पसंद आता है, जिससे शिल्पा बड़ी खुश होती है। पर अब बारी थी मेन कोर्स की। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां खाने को देखते ही सूरज खाने की प्लेट छोड़कर उठ जाता है। ये क्या बात हुई देवर जी? ये क्या है भाभी? मुझे नूडल्स खाने का मन था। पर मैंने आपको बताया था कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ, तब तो आपने हामी भरी थी। वो 4 घंटे पहले की बात थी भाभी। यहाँ 1 मिनट में लोग मर जाते हैं, घंटे भर में शादियां टूट जाती है और लोग किसी और के प्यार तक में पड़ जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि 4 घंटे पहले डिसाइड हुआ मेनू मुझे अभी भी राज आएगा? बात तो सूरज ठीक कह रहा है,
एक बार और कंफर्म कर लेती बहू। नहीं सुषमा जी, आपको नहीं लगता ये दाल काली दाल होती तो सही रहता? अरे ध्यान रखा कर बहू। ये लोग अच्छा खाना खाने के लायक ही नहीं है। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह उठते ही रोज की तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश है शिल्पा को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसे एक वेटर की तरह शिल्पा लिखती जाती है। पर किचन में जाकर न शिल्पा कढ़ाई चढ़ाती है न सब्जियां काटती है। बड़ी देर कर दी बहू, और कितनी देर? रसोई से शिल्पा हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उसे सभी के बीच में रख देती है। इसमें है आप सभी की फरमाइश। इस छोटे से बाउल में? अरे क्या मजाक कर रही हो शिल्पा तुम? अरे आप एक बार ढक्कन तो हटाइए। निखिल जैसे ही बॉल का ढक्कन हटाता है तो देखता है कि अंदर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। ये तो किसी कीर्तन में 56 भोग के लिए आमंत्रण पत्र है। बिल्कुल सही समझे आप। निखिल जी, मैं दुनिया भर की कितनी भी डिशेस बना दूं, आप लोगों का मन नहीं भरता। मुझे पता है आप लोगों को मन की शांति अब 56 भोग ही दे सकती है, इसलिए आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अरे पर उस 56 भोग में नूडल्स होंगे क्या मम्मी? वही तो, आप लोगों का पेट तो 56 भोग से भी ना भरे। एक काम करो ना प्रिया, जाकर ये पता कर लो कि आसपास कहीं भोज का खाना, शादी ब्याह की पार्टी या कहीं भी गरीबों के लिए खाना वितरण हो रहा है क्या। इतनी सारी जगह पर जा जाकर शायद तुम लोगों का मन भर जाए, क्योंकि अब से इस घर में मैं खाना नहीं बनाने वाली। 2 दिन तो सभी बड़ी ऐठ में बैठे रहते हैं, पर 2 दिन बीतते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक शिल्पा ही तो है जो उनकी इतनी खातिर करती है, वरना रेस्टोरेंट में खाना यानी एक दिन के खाने में 1/4 कमाई गंवा देना। शिल्पा, जो समझ में आए बना लो, हम खा लेंगे। आ गए ना होश ठिकाने। सुच्ची सहेली से कहती है, सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं? उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं। न जाने कौन सी PhD पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है, समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं। नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? ये बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है, जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं। अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को, पता है ना नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा। अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल। ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग, घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं, वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है।
रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपके जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो, सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है। उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती, लेकिन आप जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए। आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोती दान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा देखा, सारा खाना सास ने बनाया है और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है। मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है। तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। ये शादी नहीं हो सकती है। अरे क्यों नहीं हो सकती? तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले? मैं अनीशा से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा। मेरे होते हुए कोई अनीशा के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। इंदर वंश को धक्का देते हुए कहता है, यहाँ तमाशा मत करो, मेरी बेटी की शादी शांति से होने दो। जब तुम्हें कहा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो अब क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। वंश दौड़ता हुआ मंडप पर चढ़ जाता है और दूल्हे का सहरा उठाकर कहता है, मैं यहाँ से अनीशा को लेकर ही जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं, क्योंकि दूल्हे के सहरे के अंदर अनीशा की भाभी थी। अब चलते हैं 6 महीने पहले।
वंश अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। यार अब धीरे धीरे हम सब दोस्तों की शादी हो जाएगी, फिर हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं होगा। यार मैं हमेशा तुम लोगों के लिए वक्त निकाल लूँगा। मैं तो शादी के ही खिलाफ हूँ। मैं शादी नहीं करने वाला, ना ही आज ना ही कल। बेटा ये सब बोलने की बात है, जब कोई लड़की तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा जाएगी ना, तब तुम अपने आप ही शादी कर लोगे। मेरे भैया भी ना इसी तरह कहते थे, लेकिन आज भाभी के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकते। भाई तुम देख लेना, वंश ऐवे ही कुछ नहीं कहता। वंश और बाकी दोस्त खा पी कर इधर से उधर घूमकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज नाश्ते के वक्त अमरजीत कहता है, प्रीतो याद है ना तुम्हें मेरा एक दोस्त इंदर था, जो कि एक वक्त मेरे ही ऑफिस में काम किया करता था। हाँ याद है जी, उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। कितनी बार तो मैंने उन्हें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाया है। उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था ना, लेकिन अब फिर वापस वो इसी शहर में आकर सेटल हो गया है। कल उसी का कॉल आया था। अरे फिर तो उन्हें घर बुला लीजिए ना। हाँ वो तो बुलाना ही है। कल उसने मुझे याद दिलाया कि हमारी बात हुई थी, अनीशा और वंश जब बड़े हो जाएंगे तो उन दोनों की शादी करवा देंगे हम। इसी सिलसिले में वो हमसे मिलना भी चाह रहा था। अरे तब तो अच्छी बात है, वंश की शादी हम बड़े ही धूमधाम से करेंगे। क्यों वंश? वंश वहाँ से उठकर चला जाता है। लगता है आपका बेटा शर्मा गया। अगले दिन इंदर और रश्मि अमरजीत के घर आते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। यार तू अभी तक वैसा का वैसा ही है। अब तेरी परजाई मुझे खिलाती जो घी और दूध है। क्या आप भी ना? भाई साहब अब तो हम समधी बनने वाले हैं। मेरी अनीशा के लिए इस घर से अच्छा घर मिल ही नहीं सकता। क्या भाभी, मेरी बेटी भी किसी से कम है क्या? एक काम करते हैं, दोनों बच्चों से बात कर लेनी चाहिए ताकि दोनों आपस में मिल ले और फिर शादी की डेट फाइनल कर देंगे। अरे यार तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। प्रीतो इंदर और रश्मि के पसंद का खाना बनाती है। खा पीकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर रात को अमरजीत वंश से कहता है, वंश अब हम तेरी शादी का सोच रहे हैं। कल तुम मेरे दोस्त इंदर की बेटी अनीशा से मिल लो, फिर तुम लोग की शादी पक्की करके डेट निकलवा लेंगे हम। पापा मुझे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करनी है। शादी करके कौन खुश रहता है? अरे तू कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने कह दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर आप लोगों ने जिद की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे ऐसा मत बोल बेटा, हम तो तेरा भला चाहते हैं। कौन सा भला मम्मी? एक बात बताइए, आपको शादी से कौन सी ऐसी खुशी मिल गई? आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? आप और पापा बंद कमरे में जब देखो लड़ते रहते हैं। मेरे सामने आप दोनों जानबूझकर एक दूसरे से ढंग से बात करते हैं। मेरा बचपन आप दोनों के झगड़े सुन सुनकर ही बिता है। देख लिया ना, इसीलिए मैं कहती थी कि बेटे के सामने मत लड़ा करो, लेकिन सुनना कहाँ है आपको? आपको तो दिन भर मुझसे लड़ना ही रहता है। ओह अच्छा, मैं ही लड़ाई करता हूँ। तुम तो दूध की धुली हो ना। देख लो अभी भी कैसे लड़ रहे हो आप दोनों, और मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े हो ताकि मैं भी ऐसे ही अपनी पत्नी से लड़ता रहूं। दिखावे के लिए मुझे शादी नहीं करनी। वंश अपने कमरे में चला जाता है। प्रीतो थोड़ी देर बाद बहुत सोच विचार करने के बाद रश्मि से बात करती है और खाने की थाली लेकर वंश के कमरे में जाती है। बेटा ठीक है, तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, कम से कम खाने पर तो गुस्सा मत निकाल। खाना खा ले बेटा। प्रीतो अपने हाथों से एक एक कोर वंश को खिलाने लगती है। बेटा तुझे शादी से दिक्कत है ना, ऐसे ही किसी के साथ रहने से तो दिक्कत नहीं होगी। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हो? अरे वही जो बिना शादी के साथ रहने को क्या कहते हैं वो? लिव इन। हाँ वही। तू ना अनीशा के साथ लिव इन में रह कर देख 6 महीने। अगर तुझे वो पसंद आ जाएगी तो ठीक है, वरना हम उसे मना कर देंगे। कच्ची शादी करते हैं हम। ठीक है, ये चलेगा मुझे। वंश मन ही मन सोचता है, 6 महीने साथ रहकर ना कर दूंगा, मेरा क्या जाएगा। अब ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है। सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन अनीशा और वंश एक दूसरे से मिलते हैं और अनीशा कहती है, वैसे मैं लिव इन में भरोसा नहीं करती हूँ। अरे शादी एक दिखावा है, शादी करने से पहले किसी को जान लेना सही है। चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। अनीशा कच्ची बहू बनकर लिव इन में रहने के लिए वंश के घर आ जाती है।
अनीशा के घर आते ही प्रीतो उसका स्वागत एक बहू की तरह ही करती है। आरती की थाल में उसकी आरती करती है, फिर कुमकुम से भरा थाल उसके आगे रखकर कहती है, बहू इस पे पैर रखकर घर में चलिया, मैं तो तुझे ही अपनी बहू मानती हूँ। जी मम्मी जी। अनीशा एक बहू की तरह ही बर्ताव करती है। अगले दिन सुबह सुबह अनीशा बहू की तरह जल्दी उठ जाती है, साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और प्रीतो के पैर छूकर कहती है, मम्मी जी नाश्ते में क्या बना लूँ? अरे बेटा तू कल ही तो आई है, अभी 1-2 दिन रुक जा, मैं बना लूँगी। नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना, अभी तो मैं ही बनाऊँगी। ठीक है, फिर वंश को इडली और नारियल की चटनी बहुत पसंद है, नाश्ते में वही बना ले और दोपहर में डोसा बना लेना। जी मम्मी जी। अनीशा रसोई में जाकर नाश्ता बनाने में लग जाती है। इधर वंश जैसे ही उठता है देखता है कि बेड के बगल में चाय रखी है। फिर वो उठकर नहाने जाता है तो देखता है उसके कपड़े आयरन किए हुए बाथरूम में टंगे हैं। आज तो सब कुछ मुझे मेरी जगह पर ही मिल रहा है। हाँ, अनीशा के आने से कुछ तो फ़ायदा हुआ। फिर वंश नाश्ते के टेबल पर जाता है और अनीशा सबके लिए इडली और नारियल की चटनी नाश्ते में लगाती है। इडली देखकर वंश का चेहरा एकदम से खिलसा जाता है। इडली? अनीशा तुम्हें यह भी पता है कि मुझे इडली पसंद है? हाँ, अब पता तो रखना ही पड़ेगा ना। तुम खाकर बताओ कैसी बनी है। वंश और बाकी दोनों भी खाते हैं और खाते रह जाते हैं। इडली टू गुड, बहुत पसंद आई मुझे। अब ना रोज़ मुझे नाश्ते में इडली चाहिए। बहू तूने तो मुझसे भी अच्छी इडलियाँ बनाई है। हर सास बस यही चाहती है कि उसकी बहू उससे तेज निकले। नाश्ता करके वंश और अमरजीत अपनी दुकान चले जाते हैं और अनीशा यहाँ अपने कमरे को ठीक करने लगती है। उसी वक्त रश्मि का कॉल आता है और वो लेती है। कैसा रहा सब कुछ बेटा? आज तेरा पहला दिन था। मम्मी सब कुछ सही है, अब मुझे कुछ भी करके ना सबका दिल जीतना है, जो मैं करके रहूँगी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। अनीशा एक बहू होने का अपना हर फर्ज अच्छे से निभाती है। एक दिन जब हॉल में बैठे अनीशा और वंश बातें कर रहे थे तब कमरे से प्रीतो और अमरजीत के लड़ने की आवाज़ें आने लगती है। वंश चिड़चिड़ा कर कहता है, फिर से शुरू हो गए दोनों, पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते। क्या तुम चाहती हो कि हम भी वैसा ही करें? शादी के बाद ना बस झगड़े ही होते हैं। ऐसा नहीं है, तुम रुको। अनीशा तुरंत कमरे में जाती है और कहती है, पापा जी ये आपका न्यूज़पेपर मम्मी जी ने नहीं बाहर रखा था। आप जब दुकान जा रहे थे ना तो वंश ने यहाँ रख दिया था। मम्मी जी इस पे पापा जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आपने पेपर रखा है, क्योंकि वंश तो आपके कमरे में बहुत कम आते हैं ना। हाँ बहू ठीक कहा तूने। प्रीतो जी मुझे आपसे पूछे बिना आपको कुछ कहना नहीं चाहिए था। अरे कोई नहीं जी। और दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है। अनीशा बाहर आकर वंश से कहती है, 2 लोग जहाँ होते हैं ना वहाँ झगड़ा होना लाजमी होता है, लेकिन कभी कभी कोई तीसरा अगर उनके बीच में आ जाए तो वो झगड़े वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों शांत हो गए? देखना थोड़ी देर बाद दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। वंश और अनीशा अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से झगड़े की आवाज़ें आने लगती है। देख लो मैडम, तुम्हें लग रहा था कि मैं वही बोल रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, बस कुछ दिन में दोनों समझ जाएंगी। अनीशा मन ही मन सोचती है, मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों के बीच में प्यार वापस जग जाए। तभी इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक ऐड आता है जिसमें लक्षद्वीप घूमने का 1 हफ्ते का सिर्फ 20,000 का ही खर्चा लग रहा था। ये तो बहुत रीजनेबल है, इतने कम में खाना पीना रहना, वो भी 2 लोगों का। क्यों, चलना है क्या? अभी नहीं, जब मेरा ससुराल पक्का हो जाएगा तब चलूँगी। कच्चे ससुराल में जाकर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मैडम जी, मैं सोच रही थी पापा जी और मम्मी जी की शादी की सालगिरह पर उन्हें घूमने भेज दें। वंश हंसने लगता है। अगले दिन अनीशा लक्षद्वीप की टिकट कटवाकर प्रीतो और अमरजीत के हाथ में देकर कहती है, आप लोग घूम कर आइए, कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालना चाहिए। अरे नहीं बहू, मुझे नहीं जाना। अरे शादी के 25 साल होने के बावजूद भी आज तक मुझे इन्होंने क्या दिया? कैसी सालगिरह? हाँ, तुमने तो मुझे हीरो का हार दे दिया ना। अमरजीत दुकान के लिए निकल जाता है और प्रीतो अपने कमरे में। अब क्या करूं? कैसे दोनों के बीच का मनमुटाव दूर करूं? क्या करूं ऐसा कि दोनों एक दूसरे के साथ जाने को राजी हो जाए? अनीशा दोपहर को अमरजीत के नाम से गुलाब के एक बुक्के के साथ कार्ड भिजवाती है। दोपहर के समय जब दोनों सास बहू खाना खा रही थी तब बुक्के आता है। ये देखकर प्रीतो बहुत खुश होती है। आज तेरे पापा जी को क्या हो गया?
मेरे लिए गुलदस्ता भेजा है। मम्मी जी देखिए तो, इसमें तो एक कार्ड भी है। हाँ कार्ड तो है, रुक पढ़ती हूँ क्या लिखा है। कार्ड पढ़कर प्रीतो हंसने लगती है। तब अनीशा कहती है, मम्मी जी बताइए तो क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं है भाई। प्रीतो कार्ड को अपने सीने से लगाकर कमरे में चली जाती है और बार बार उसे पढ़ती जाती है। आज तक मुझे सामने से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, कम से कम बेटे बहू को देख कर ही कार्ड के जरिए ही सही मुझसे इजहार तो किया। ये कार्ड मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। प्रीतो अमरजीत को फ़ोन करती है। ए जी, आप कितने बजे तक आओगे? अमरजीत मन ही मन कहता है, आज क्या हो गया इसे, हमेशा तो मुझसे लड़ती रहती है। बताइए ना कब आओगे जी? बस थोड़ी देर में आता हूँ। इधर प्रीतो अनीशा को रात का खाना बनाने के लिए मना कर देती है। शाम होते ही प्रीतो खुद रसोई में लग जाती है। मम्मी जी क्या बना रहे हो आज आप? छोले कुलचे, तेरे पापा जी को बहुत पसंद है। मुझे भी मम्मी जी बहुत अच्छे लगते हैं कुलचे। रात को जब वंश और अमरजीत घर आते हैं, आते ही प्रीतो दोनों को गर्मा गर्म चाय देती है। आप दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। वैश, आज तेरी माँ को हो क्या गया है? 25 साल में कभी उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा। अब मुझे क्या पता पापा, मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ मम्मी को इस तरह। अमरजीत और वंश फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आते हैं। प्रीतो खाना लगाती है। छोले कुलचे देखकर अमरजीत के हाव भाव बदल जाते हैं और वो खाने पर टूट पड़ता है। अच्छा, तो मुझे इसलिए घर जल्दी बुलाया जा रहा था। वैसे ना बने बहुत अच्छे। हाँ, मम्मी जी शाम से जो लगी है। रात में अमरजीत और प्रीतो एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं। क्या कहती हो, चला जाए क्या घूमने? बहू ने टिकट जो कटवाए। हाँ जी, हम लोग कभी अकेले घूमने भी नहीं गए, चलते हैं ना। रात में प्रीतो और अमरजीत मिलकर पैकिंग करते हैं। अगले सुबह 5 बजे उठकर दोनों निकल जाते हैं और टेबल पर अनीशा के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं। अनीशा जब उठती है तो चिट्ठी देखती है जिसमें लिखा था, थैंक यू बहू, तुमने हमें साथ जाने के लिए समझाया। हम दोनों जा रहे हैं, खुद का और वंश का ख्याल रखना। अनीशा खुशी से चिट्ठी को आसमान में फेंक कर कहती है, मेरी तरकीब काम कर गई। अब जब तक पापा जी मम्मी जी नहीं है, मैं इस घर के नक्शे को बदल देती हूँ। अनीशा वंश के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। वंश, तुम मुझे एक इंटीरियर वाला ला दो, मैं हफ्ते भर में कुछ काम करवा कर पुराने घर को नए तरीके से बनवा दूंगी। ओके, जैसा तुम कहो। अनीशा घर में इंटीरियर का काम लगा देती है और उधर एक हफ्ते की जगह अमरजीत अपने ट्रिप को बढ़ाकर 15 दिन का कर देता है। दिन बीतने लगते हैं। वंश और अनीशा भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन वंश और अनीशा जब मूवी देखकर निकल रहे थे, तब वंश अनीशा से कहता है, अनीशा, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं तुमसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बहुत पुरानी जान पहचान है। आई लव यू अनीशा। वंश अनीशा को हक कर लेता है। आई लव यू टू। 15 दिन बाद जब अमरजीत और प्रीतो घर लौटते हैं तो अपने घर को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। ये तो लग ही नहीं रहा कि हमारा घर है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल नए जैसा। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब इस कच्चे रिश्ते को पक्का कर देने का वक्त आ गया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो 6 महीने का वक्त चाहिए ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं 6 महीने तक रुक सकती हूँ। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। रश्मि और इंदर अमरजीत के घर आते हैं। क्या हुआ दोस्त, अब समधी बन सकते हैं ना हम? अरे भाई, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। ठीक है, फिर अभी पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट निकलवा लेते हैं और इस कच्चे ससुराल को पक्का कर देते हैं। तभी वंश वहाँ आता है। बेटा जी, आप अपनी पसंद की शेरवानी खरीद लेना, वो ससुराल की तरफ से होता है, पेमेंट हम कर देंगे। क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो लिव इन में ही खुश हूँ। अरे लेकिन कब तक हम अपनी बेटी को इस तरह लिव इन के भरोसे छोड़ सकते हैं? मेरी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी शादी किसी और से कर दीजिए। जो भी हो, मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। दोनों में बहस हो जाती है और इंदर अनीशा को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर अमरजीत और प्रीतो वंश को बहुत समझाते हैं। अनीशा जैसी लड़की मिलने से रही बेटा, उसके आने से घर में रोशनी आ गई थी। बेटा, इंदर उसके लिए लड़का देख रहा है
महीने भर के अंदर अनीशा की शादी किसी और से हो जाएगी। अरे होने दीजिए पापा, मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद अनीशा की शादी किसी से फिक्स हो जाती है। अमरजीत और प्रीतो भी अनीशा की शादी में जाते हैं। फेरे शुरू होते हैं। तभी अचानक वंश मंडप पर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले? मैं अनीशा से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा और मेरे होते कोई और अनीशा के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। इंदर वंश को धक्का देते हुए कहता है, यहाँ तमाशा मत करो, मेरी बेटी की शादी शांति से होने दो। जब तुम्हें कहा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो अब क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। वंश दौड़ता हुआ मंडप पर चढ़ जाता है और दूल्हे का सहरा उठाकर कहता है, मैं यहाँ से अनीशा को लेकर ही जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं क्योंकि दूल्हे के सहरे के अंदर अनीशा की भाभी थी। मुझे पता था कि तुझे ऐसे अकल नहीं आएगी, इसलिए हमें ये सब ड्रामे करने पड़े। चल जाकर मंडप में बैठ जा। थैंक यू पापा, अगर आज अनीशा किसी और की हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वंश और अनीशा की शादी हो जाती है और अनीशा का कच्चा ससुराल अब पक्का हो जाता है।